एस्ट्रोलॉजी में निरर्थक वर्ड कोई नहीं है, हर चीज का अर्थ है एक। 9 में से सबसे ज्यादा खतरनाक वाले कौन से ग्रह हैं? देखिए, जिसकी विपदा आन पड़े वो सबसे खतरनाक। शनि वो बैट्समैन है क्रिकेट में जो एक एक रन लेके अपना शतक पूरा करता है। चंद्रमा हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा अच्छे इंसान रिकवरी करेगा, चंद्रमा बुरे इंसान रिकवर नहीं कर पाएगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन में कर्ज से मुक्ति दिला सकता है या कर्ज में डुबो भी सकता है? दो बड़े प्लेनेट है जो कर्ज से मुक्ति भी दिला सकते हैं और कर्ज में डुबो भी सकते हैं। लोग बड़े डरते हैं, कहते हैं राहु केतु का साया है। राहु कर कुछ नहीं सकता, राहु के पास हाथ नहीं, तो राहु की सारी बातें बेसलेस होती हैं, उसके पास बेस नहीं है। जिनके भी कुंडली में शुक्र बहुत बलवान हो जाते हैं ना, एक आंख का नंबर बढ़ जाता है, दूसरी का कमजोर हो जाता है। पंचमुखी हनुमान जी को लगा लेते हैं घर के सामने, तो ये माना जाता है कि वो स्थान परिवर्तन करने नहीं देंगे। ये क्या है? पंचमुखी हनुमान जी जिस घर में अच्छे से स्थापित हो, रोज उनकी पूजा होती हो, वहां पे कहते हैं वास्तु दोष नहीं टिकता है। कुंडली में कई लोगों के योग में काल सर्प योग होता है, ये कितना खतरनाक है? जितने भी एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, किसी में भी काल सर्प दोष का वर्णन ही नहीं है। आप हैरान हो जाओगे। मोदी का एक दूसरा रूप देश देखेगा जो बहुत एग्रेसिव होगा। एग्रेसिव और डिसाइडिंग होगा, जिसमें किसी भी चीज को पेंडिंग रखना शामिल नहीं होगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां ग्रह क्या कह रहा है? एनडीए ही इस बार दोबारा सरकार बनाएगी और अब इसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं, अभी तक मैंने जितने चार्ट देखे हैं, नीतीश कुमार जी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनने के योग बहुत ही अच्छे हैं। जी भारत। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं जी भारत का पॉडकास्ट। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जैसे ही आपका जन्म होता है, जन्म के साथ ही आपका भविष्य भी तय हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि जन्म के साथ ही आपके ग्रह आपकी आगे की दिशाओं को तय कर देता है। भविष्य में आप क्या बनेंगे, आपके ऊपर कौन सी साया होगी, आप किस तरीके से आपका कहाँ अच्छा समय होगा, कहाँ आपका बुरा समय होगा, ये सब कुछ तय हो जाता है और इसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए हमारे साथ आज योगेश शर्मा जी हैं। योगेश शर्मा जी एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले योगेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी के बारे में कहा जाता है कि हर सेगमेंट में, चाहे नौजवान हो, बूढ़े हों, महिलाएं हों, यंगस्टर्स, सबके बीच में इनका अपना ही क्रेज है। आखिर ये क्रेज को डिकोड करने के लिए और आपका भविष्य किस तरीके से ग्रह कैसे तय करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगेश जी, हमारे हिंदू रीति रिवाज में कैसे ये तय हो जाता है कि जन्म के साथ ही आपका समय कैसा होगा, आप क्या बनेंगे, ये सब कुछ तय होता है लगभग? संतोष जी, सबसे पहले तो इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, ज्योतिष शास्त्र की, मैं इसको केवल हिंदू सनातन से जोड़ के नहीं देखूंगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी का भी कोई सेगमेंट देख के नहीं आती है। आप उसमें बिलीव करो ना करो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको काम करेगी आपके ऊपर। सो ही एस्ट्रोलॉजी है। ग्रह गोचर जहां पे भी लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, उनका असर हम तक पहुंच रहा है। कोई उसको बिलीव करता है नहीं करता, वो उसका अपना पर्सनल विषय वस्तु है, लेकिन उसको रीड कैसे करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों तक जब आकाश को ऑब्जर्व किया गया, रूल्स बनाए गए, उसको एस्ट्रोलॉजी कहा गया। ये कोई दिव्य दृष्टि से नहीं बना जो लोगों के अंदर मिथ है। हजारों साल तक लोगों ने देखा कि जब चंद्रमा पूरा होता है तो इंसान की नेचर और होती है, अमावस होती है तो इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। उससे चंद्रमा को जोड़ा गया, तभी चंद्रमा को मन बोला जाता है। कोई एक इंसान जब जन्म ही लेता है ना, तो जन्म लेते ही उसका एक कोई कह लीजिए बार कोड बन जाता है, क्यूआर कोड बन जाता है कि अब उसके जीवन में ये पर्टिकुलर लेवल का घटनाक्रम होगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्मों के संचित कर्म साथ लेके आ रहा है। किसी का यूं ही किसी भी तिथि पे जन्म नहीं हो जाता। चाहे आजकल सिजेरियन के लिए लोग जो हैं वो मुहूर्त निकलवाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, लेकिन बच्चे का कंसीव होने से लेके जितने दिन पूरे होते हैं उसके बर्थ होने तक, ये सारा कुदरत का पैटर्न होता है। पैदा होते ही इंसान की जो दशा चल रही होती है, अब वो डिसाइडिंग दशा होती है, वो बताती है पिछले जन्मों के कौन से पेंडिंग कर्मास इंसान लेके आया हुआ है। जिसके पैदा होते ही सपोज करिए शनि की दशा चल रही होगी, अब उस बच्चे का जो जन्म होगा ना, वो पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ स्ट्रेस के साथ हुआ होगा, और वही स्ट्रेस उसके बचपन में
उसके घर के माहौल में, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में, उसके बिहेवियर में दिखेंगे। जब तक वो शनि की दशा निकल नहीं जाएगी, बच्चा खुल के अपनी लाइफ में अपने आप को शो अप नहीं कर पाएगा। कई लोग हम कहते हैं ना कि बचपन में तो ये दब्बू था, बड़े होके बहुत अच्छा बन गया। ये वही लोग होते हैं जिनको पैदाइश पे शनि की दशा मिल जाती है। हर ग्रह जो है कुछ कहता है। बृहस्पति पॉजिटिव थिंकर बनाएगा, चंद्रमा जो है इमोशनल बिहेवियर देगा, बुध जो है ऐसा इंसान सीखने के लिए हमेशा बड़ा कीन रहेगा। आपने कई लोग देखे होंगे कि वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी दिखाते हैं। आपकी सैलरी कितनी, आप कहां से आते हो, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये चीज कैसे हुई, हर चीज की नॉलेज चाहिए उनको। उनके बुध जो है हाइपर एक्टिव होते हैं। तो प्लैनेट्स जो हैं क्यों नहीं बोलते, आपको प्लैनेट्स की भाषा को समझना चाहिए। कई लोग हैं संतोष जी, आपने देखे होंगे कि वो हर काम में शॉर्टकट अपनाएंगे, हर काम में उनको कपट विद्या चाहिए, हर काम में उनको जुगाड़ चाहिए, हसलिंग चाहिए। ये राहु वाले लोग हैं। और कई लोग हैं जिनको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दुनिया में चाहे बम फूट रहे हो वो लोग अपने काम में ही मस्त रहेंगे, वो केतु वाले लोग हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं, या वो लोग हैं जो हर कहीं अपना कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो शुक्र वाले लोग हैं। और इसी तरह से हर प्लैनेट जो है ये हमारे जीवन में अपनी अपनी तरह से बोलता है। खाली यही नहीं, देखिए कोई बंदा जरूरी नहीं है सिर्फ बुध वाला ही बंदा हो। हर इंसान की रूटीन में 9 के 9 ग्रह आते हैं। डिपेंड करता है कि कोई उस प्लैनेट की ऊर्जा को यूज कर पाता है कि नहीं। तभी बृहस्पति, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के कारक हैं, बृहस्पति जो है ये इंसान को ऑप्टिमिज्म देते हैं, आशावाद देते हैं। तभी बृहस्पति को सबसे बेहतरीन प्लैनेट बोला गया है। तभी उसको गुरु बोला गया है, देवगुरु। यानी जिसके बृहस्पति एक्टिवेट हो गए वो बुरी से बुरी पोजीशन में घबराएगा नहीं। लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं वो बंदा उठ के वापस खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिनके जुपिटर वीक होते हैं ना, वो पैनिक में जल्दी चले जाते हैं, वो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं, वो हमेशा एक्सीडेंट्स की बातें सोचेंगे, नेगेटिव बातें सोचेंगे। उनके रिश्तों में भी, उनकी लाइफ में भी, इवन उनके चेहरे पे, उनकी ऑरा से ही नेगेटिविटी आपको दिख जाएगी। कोई भी इंसान, आप अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, कई लोग होते हैं जिनको मिलकर आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है, उनके जुपिटर अच्छे हैं। और कई लोग हैं उनके पास से उठ जाने का ही दिल करता है, उनके जुपिटर वीक हैं। ये तो मैं अभी प्लैनेट्स का एक छोटा सा, आपको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो बता रहा हूं। लेकिन आपने जैसे अपनी शुरुआती बातों में कही है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो वो कष्ट लेके, अगर दब्बू है उसके बाद वो फिर बहुत ही जरूरी नहीं बेहतर है, प्रदर्शन करता ये है। पैटर्न है जो कुंडली देखने के बाद पता चलता है। और ये पिछले जन्मों के जो संचित कर्म होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर कोई मान लो- इंसान प्रारब्ध लेके आया है उसको पूरा करना ही है। मान लो कि किसी ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे हैं और इस बार उसको मनुष्य जन्म तो मिल गया, तो मतलब लेकिन उसने बुरे कर्म अगर उधर किए हैं तो क्या ये जन्म भी उसका निरर्थक जाएगा? जी, निरर्थक वर्ड कोई नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, निरर्थक वर्ड कोई नहीं है, हर चीज का अर्थ है एक। यानी कोई इंसान अगर पिछले जन्मों के कुछ खराब कर्म लेके आया, उसने कुछ सो कॉल्ड पाप किए हैं, कई लोगों का दिल दुखाया, कई लोगों का हक मारा है, इस जन्म में उसको धोखे मिलेंगे। इस जन्म में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसको लाइफ में पे ऑफ करना पड़ेगा। हम कई लोग देखते हैं वो कहते हैं जी हम तो बड़ा भगवान का नाम लेने वाले लोग हैं, हमारे साथ ये धोखा क्यों हो गया, हमारे साथ ये चोरी क्यों हो गई, हमारे साथ ये वाली दुर्घटना क्यों हो गई, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। भाई इस बार नहीं बिगाड़ा था, कुंडली दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से जन्म की कौन सी लेयर, कौन सी ट्रेस आप लेके आए हुए हो जिसकी वजह से आपके साथ इस जन्म में ये हुआ है। कुदरत कोई भी चीज निरर्थक नहीं करती है, हर चीज का एक पैटर्न है, कहीं ना कहीं बिंदु जाके मिलते हैं। और एक बात है, जितना कोई कष्ट ले रहा होता है उसके कर्म कट रहे होते हैं और उतना ही उसका मीटर जीरो हो रहा होता है जीवन में दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए। जितना इंसान अपने कष्टों के लिए रोएगा, जितना ज्यादा इंसान कंप्लेंटफुल होगा, उतने उसके कर्म बढ़ेंगे। जितना इंसान सरेंडर मोड में जाएगा कष्टों के समय पे, उतना जल्दी उसके कर्म वाइंड अप होके जीवन में जीरो मीटर पे आएगा दोबारा राइज करने के लिए। आपने बताया जैसे शनि का, बृहस्पति का या चंद्र का, तो अब एक एक करके इसमें समझना चाह रहे हैं हम लोग, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। किसी का हो सकता है महादशा शनि की हो, किसी के पास गुरु की महादशा चल रही हो, किसी का चंद्र का, किसी को राहु केतु का। तो सबसे ये 9 में से सबसे ज्यादा खतरनाक वाले कौन से ग्रह हैं?
देखिए, जिसकी विपदा आन पड़े वो सबसे खतरनाक। सारे प्लैनेट्स को समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में अभी कौन सा प्लैनेट ज्यादा चल रहा है। कोई एक प्लैनेट हमेशा के लिए नहीं चलता है। किसी एक प्लैनेट की दिक्कत कभी आ जाती है, कभी दूसरे प्लैनेट की दिक्कत आ जाती है। सपोज करिए शनि की बात आपने की। शनि प्लैनेट जब भी आपके जीवन में ऑपरेटिव होंगे, अगर तो आपके बर्थ चार्ट में शनि सही है, तो फिर ये शनि क्या करेंगे, शनि चलते हैं रूल बुक स्टाइल से। शनि वो बैट्समैन है क्रिकेट में जो एक एक रन लेके अपना शतक पूरा करता है, खराब बॉलों को डक भी कर देता है और कोई जल्दबाजी में नहीं होता। हमने अपने कई ऐसे बैट्समैन देखे हैं कि जो मर्जी रिक्वायर्ड रन रेट हो, समय की परिस्थिति हो, वो अपनी धुन में लगे रहते हैं और अपना शतक पूरा कर लेते हैं। शनि वो वाले प्लैनेट हैं। आप शनि को बोलोगे जल्दी चलो, तेजी से करो, शनि से हो नहीं पाएगा। तो शनि जब जीवन में अच्छे तरीके से ऑपरेट होते हैं तो इंसान कुछ ना कुछ तिनका तिनका जोड़ के अपना घर भी बना लेता है, वो एक सैलरी से अपने बच्चों की शादियां भी कर लेता है, चलता चला जाता है। लेकिन यही शनि जब बहुत अच्छे होके इंसान को मिलते हैं तो ऐसा इंसान काम में इतनी जड़ें जमा लेता है कि अगली पीढ़ी भी उस काम में ज्वाइन कर लेती है, इनहेरिटेंस बना देता है शनि। लेकिन यही शनि जब खराब होता है ना, तो इंसान को डिप्रेशन का शिकार बनाता है, इंसान को नेगेटिव थिंकर बनाता है, और यही शनि इंसान को अभावग्रस्त बनाता है। तभी शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि की दशा से लोग डरते हैं। अभाव शनि क्या देता है, किसी भी चीज में काम की कमी, धन में धन की कमी, रिश्तों में स्नेह की कमी, शरीर में सेहत की कमी, बुद्धि में सोच की कमी, जितनी भी स्कार्सिटी होती है, चीजों की कमियां होती हैं, वो शनि देते हैं। तो किसी के भी जीवन में वो इंसान मेहनत पूरी कर रहा है, उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, शनि खराब है। वो इंसान रिश्तों में अपना पूरा दे रहा है, लेकिन रिश्तों में उसको बदले में कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेट ही नहीं हो रहा है, शनि खराब है। वो इंसान जो है ऑफिस में दिन रात मेहनत करता है, प्रमोशन उसके साथ वाले को मिल जाती है, उसके शनि खराब है। कोई इंसान जीवन में बहुत क्वालिफाइड है लेकिन उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो उसके शनि खराब है। यानी कि अब खराब शनि का कोई ना कोई दौर चल रहा है, वो दशा हो सकती है, वो गोचर हो सकता है। अगर शनि खराब हुआ तो यहां तक कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। अभी इस पे आएंगे जब हम बात करेंगे बुध और चंद्रमा की। शनि एक कारक हो सकते हैं ऐसी चीजों के, लेकिन केवल कारक हो सकते हैं, इसको ट्रिगर ये नहीं करेंगे। ट्रिगर करेंगे चंद्रमा, जो हमारा मन है। मैंने अभी इसी वीडियो के इसी एपिसोड के शुरू में एक बात की थी कि चंद्रमा पूर्णिमा, चंद्रमा अमावस, चंद्रमा हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कई लोगों को सुख रोग होता है। सुख रोग माने कि वो लोग जो हैं वो एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, अपने सुखों से निकलना नहीं चाहते, उनके चंद्रमा ओवर डेवलप्ड होते हैं। और कई लोग हैं जिनके चंद्रमा बहुत ही कमजोर होते हैं, उनको क्या था, जो मर्जी कर लो, सुख भोगना ही नहीं होता उनको। घर बनाएंगे, घर का सुख नहीं भोग पाएंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी का सुख नहीं भोग पाएंगे, पैसा तिनका तिनका जोड़ते रहेंगे, उनका पैसा कोई और एंजॉय कर जाएगा। ये खराब चंद्रमा की निशानियां हैं। चंद्रमा खराब होगा, इंसान ऐसा इंसान ट्रिगर बड़ी जल्दी हो जाता है, ऐसा इंसान जो है ये लड़ाई झगड़ा बड़ी जल्दी कर लेता है, ऐसा इंसान अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार बड़ी जल्दी हो जाता है, खुद को हार्म करना, जैसा अभी आपने बोला, ये भी खराब चंद्रमा करवाता है। अब शनि अगर चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो ऐसा इंसान नेगेटिव थिंकिंग की वजह से खुद को हानि पहुंचाएगा। अगर बुध चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो ऐसे केस में ऐसा इंसान क्या करेगा कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मुझे कुछ आगे आशा ही नहीं दिख रही है, या जीवन में कुछ बड़ी कमियां हैं जो पूरी नहीं हो सकती, निराशावाद, वो लेके खुद को हार्म करेगा। इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है? कोई इंसान दिक्कत सभी को आएगी, दिक्कत भगवान कृष्ण को भी आई थी, लेकिन दिक्कतों के बाद रिकवर कैसे करना है ये चंद्रमा बताते हैं। चंद्रमा अच्छे इंसान रिकवरी करेगा, चंद्रमा बुरे इंसान रिकवर नहीं कर पाएगा। अभी तो शनि की पहले बात कर लेते हैं। शनि में क्या कई सारे लोग हैं, अब हम भौतिक जीवन की बात करते हैं। जैसे ही बच्चा कोई बड़ा होता है, 18 साल पार करता है, नौकरी ज्वाइन किया, कोई व्यापार शुरू करता है, ऐसे में अगर किसी का शनि खराब है, वक्त खराब चल रहा है, तो मान के चलता है लोग कि शनि या फिर कुछ इस तरह की हो और वो कर्ज में डूब जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन में कर्ज से मुक्ति दिला सकता है या कर्ज में डुबो भी सकता है? सबसे पहले यहां पे दो बड़े प्लेनेट है जो कर्ज से मुक्ति भी दिला सकते हैं और कर्ज में डुबो भी सकते हैं। नंबर 1 पे मंगल और नंबर 2 पे मंगल के बाद बताता हूं। मंगल जो है ये ऐसे प्लेनेट हैं जो इंसान के सीधे सीधे धन की समृद्धि दिलाने में
या कर्ज में धकेलने के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। मंगल वो ऊर्जा है जो आपसे काम करवाती है। जितने लोग कर्ज में गए हैं, 3 कारण कर्ज में जाने के सबसे बड़े हैं। पहला है इनकम की कमी, इनकम की कमी होगी, उसको पूरा करने के लिए कर्ज आएगा। दूसरा है कोई डिसीजन मेकिंग, मकान लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वेंचर करना है, उसकी वजह से कर्ज लेना पड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा काम है कि हम जो है खुद कैपिटल इकट्ठी नहीं कर पाए कहीं से, हमें कैपिटल इकट्ठी करने के लिए कर्ज लेना पड़ गया। ये 3 बड़े कारण हैं। तीनों में मंगल मेन कैटलिस्ट है। जिनका मंगल कमजोर होगा, ऐसे लोग सही से डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि मुझे कहां पे कर्ज लेना है, कहां पे नहीं लेना है। जहां पे भी अवेलेबिलिटी होगी, चाहे क्रेडिट कार्ड को एनकैश ना करवा लें वो लोग, वो कर्ज ले लेंगे। मंगल खराब होगा, कर्ज लिया तो लिया, खराब मंगल वाले लोग कर्ज को वापस चुका नहीं पाते हैं। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ जाता है। और कई बार ये लोग कर्ज के चक्रव्यूह में ऐसा फंसते हैं कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, सारी की सारी इनकम उनकी ब्याज में चली जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये लोग खो देते हैं, पीस ऑफ माइंड ये लोग खो देते हैं, बच्चों के फ्यूचर से ये लोग समझौता कर लेते हैं। तो मंगल को सही करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, मिठाइयां बांटनी है। मंगल सही होंगे, मंगल सही होंगे, वो बुद्धि आएगी, वो वाइब्रेशंस आएंगी जो इंसान को गलत कर्जा लेने से रोकेंगी और इंसान को वो साधन उपलब्ध करवाएंगी जिसकी वजह से कर्ज ना ही लेना पड़े। फिर दूसरी ऊर्जा आती है जुपिटर की, बृहस्पति। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, पॉजिटिव थिंकर। खाली पॉजिटिव थिंकिंग बृहस्पति नहीं है, सही रास्ता दिखाना बृहस्पति है। विजडम, नया ज्ञान देना बृहस्पति का काम नहीं है, नई नॉलेज लेना बुध का काम है। जो आपके पास नॉलेज है उसको धन कमाने में यूज कैसे करना है, किस समय पे कौन सा पत्ता खेलना है, ये जुपिटर बताएंगे। जिनके जुपिटर कमजोर होंगे ना, वो लोग ज्ञान बांटते फिरेंगे लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत, ये होगा जिनके जुपिटर खराब होंगे। आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे कि खुद चाहे उनके पास यूज करने के लिए थोड़ा सा भी धन ना हो, उनसे बड़े बड़े प्लान आप समझ लो। खराब जुपिटर वाले लोग हैं भाई। आपको जिंदगी में किसी की सलाह माननी है ना, तो उसकी मानो जिसने खुद जीवन में कुछ किया हो। उसका अपना प्रोफाइल पहले चेक करो। आपको कोई बंदा स्टॉक्स लेने के लिए कह रहा है, कोई बंदा आपको फलानी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा है मेटल्स उठा लो भाई, उसका प्रोफाइल देखो, खुद के कर्जे में तो नहीं डूबा हुआ। अगर खुद वो खराब है तो उसकी बात पे कभी यकीन मत करना। जिनके जुपिटर ठीक होंगे, वो अपने ज्ञान को वेल्थ में कन्वर्ट कैसे करना है, वो विजडम उनके पास होगा। मार्क द वर्ड विजडम। जिनके पास विजडम होता है ना, वो जुपिटर वाले लोग हैं। और जिनका जुपिटर अच्छा है, कर्जा लेंगे, अच्छी चीजों के लिए कर्जा चुकता भी कर देंगे। ऐसे वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट बनने की काबिलियत रखते हैं। खराब जुपिटर वाले लोग हैं कि जिंदगी निकल गई लेकिन कर्जे खत्म नहीं हुए। अच्छा, आपने शनि को लेकर बहुत डराया है, क्या डरने की इतनी जरूरत है, या फिर शनि मेहरबान भी हो सकता है? ऐसे कौन से ग्रह हैं, कौन से राशि के लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जन्म और नाम के अनुसार राशियां तय होती हैं, तो किन राशियों के लिए शनि का कैसा रहेगा, किस पर मेहरबान हो सकता है, किस पर यहाँ पे मेरा आज तक का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी डराया नहीं, उलझाया नहीं। और अगर शनि के मेरी जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है उससे आपको लगता है कि डर लोगों तक पहुंच रहा है, तो मुझे इसको क्लियर करने दीजिए। शनि जो है, इसको अच्छा करना आपके हाथ में है। शनि का दूसरा नाम है कर्म प्रधान। कर्म यानी अगर आप रूल बुक स्टाइल से एक एक रन भी लेते रहते हो, रोटेशन करते रहते हो स्कोर की, मैं क्रिकेट की भाषा में आ रहा हूं क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज है जो जनमानस को समझ आती है। अगर जिनको क्रिकेट की समझ भी नहीं है तो मैं इतना बता दूं कि सुबह उठने से रात सोने तक अगर आप दिन में 3 घंटे भी प्रोडक्टिव निकालते हो तो शनि की 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, दशा आ जाए, खराब से खराब पोजीशन में शनि आ जाए, वो केवल चूटी काट के चले जाएंगे, वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शनि काम करने के दोस्त हैं, निकम्मों के दोस्त नहीं है। जो लोग इजी जोन में रहना चाहते हैं, बिना करे कुछ लेना चाहते हैं, शनि उनके बड़े दुश्मन हैं। जब कभी शनि खराब होंगे ना, बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो लोग कर्म योगी हैं, सुबह उठने से रात सोने के बीच में, मैंने 24 घंटे में 21 घंटे नहीं बोला, केवल 180 मिनट, केवल 3 घंटे अगर दिन में प्रोडक्टिव निकाल लेते हैं ना, वो असली प्रोडक्टिव, तो शनि उनके लिए 4 चांद लगाते थे जीवन में। शनि इतने उनके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर उनको कभी कोई काले चने दान करने की जरूरत नहीं है, तेल दान करने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज की सबसे बड़ी बात क्या है, वो रिश्वत नहीं लेते।
आप दिन में कोई काम प्रोडक्टिव ना करो और शाम को शनि मंदिर जाके तेल चढ़ा दो, मेरे से लिखवा के ले लो, शनि कभी फेवर नहीं करेंगे। फिर यही लोग कहते पाए जाते हैं हमने बड़े उपाय किए फर्क नहीं पड़ा। भाई काम वाला उपाय किया, अगर किया तो फर्क पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बिल्कुल सही, क्योंकि अब डरने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है। यही बात करते हैं अब राहु की। जी लोग बड़े डरते हैं, कहते हैं राहु केतु का साया है, हाँ हाँ भाई बच के रहना। हाँ अब ऐसे में कैसे बचे? हाँ, बच के रहना, सबसे पहले तो राहु केतु को जान लो। जहां पे नॉलेज है वहां पे रोशनी है, वहां पे लाइट है, जहां पे लाइट है वहां पे डर नहीं है, और जहां अंधेरा है वहां अनिश्चय है, वहां पे डर है। राहु और केतु हैं क्या? क्या कभी कोई जहाज पहुंचा है राहु केतु पे? हम प्लेनेट बोलते हैं ना, कहां पे है लोकेटेड ये प्लेनेट, मुझे बताइए। ये दरअसल चंद्रमा का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसका जो बिल्कुल नॉर्थ वाला बिंदु है उसको राहु बोला जाता है, उसका जो बिल्कुल साउथ वाला बिंदु है उसको केतु बोला जाता है। सिंपल। यानी ये काल्पनिक बिंदु हैं जो सीधे सीधे इंसान के चंद्रमा के थ्रू जीवन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा क्या है मैंने बताया, थॉट प्रोसेस। राहु जब प्रभावित करेंगे थॉट प्रोसेस को, और जब केतु प्रभावित करेंगे, दो अलग अलग तरह से करेंगे। यहीं पे माइथोलॉजिकल स्टोरी है स्वरभानु राक्षस की। हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो ग्रेट हैं, उन्होंने केवल स्टोरीज के माध्यम से इतना गूढ़ ज्ञान हमें दे दिया कि स्वरभानु नामक राक्षस था। देवताओं में जब अमृत बट रहा था तो वहां पे अमृत पी लिया उसने, विष्णु जी ने समय पे उसका गला काट दिया, सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था वो अमर हो गया। ये स्टोरी, आप स्टोरी के मायने समझिए, बजाय के चंदा मामा स्टाइल में आप पास्ट में चले जाओ। सिर्फ इसका आप शिक्षा समझिए कि जो राहु है वो केवल सर है। राहु के पास सारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। वो देख सकता है, सूंघ सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, फील भी कर सकता है। लेकिन राहु कर कुछ नहीं सकता, राहु के पास हाथ नहीं है, राहु कहीं जा नहीं सकता, उसके पास पैर नहीं है। तो राहु की सारी बातें बेसलेस होती हैं, उसके पास बेस नहीं है। तभी राहु को कहा जाता है, जब राहु काम करता है पैरेलल वे देता है, किसी भी काम को कंप्लीट करने का एक पैरेलल रास्ता। और जो लोग पैरेलल रास्ते ढूंढते हैं उनके लिए राहु तो वरदान है। राहु स्मार्ट वर्क है, लेकिन कितने स्मार्ट वर्क है जो बिना हार्ड वर्क के आ जाएंगे। आपको किसी जगह का मैप नहीं पता है तो क्या आप उस जगह के शॉर्टकट ढूंढ सकते हो? कभी नहीं। लेकिन जो आपने एरिया पूरा सारी गलियां देख रखी हैं एक टाइम पे, अब वहां पे आप स्मार्ट वर्क प्ले कर सकते हो, वहां पे आप सारे के सारे शॉर्टकट रास्ते ढूंढ सकते हो। तो यही शॉर्टकट राहु है जो शनि के हार्डवर्क के बाद उपजता है। तभी राहु को शनि का एजेंट भी बोला गया है। तो राहु से डरना नहीं है, केवल राहु को सही करना है। तो हार्डवर्क एक बार कर लीजिए जीवन में। अब जो आपके राहु हैं वो जागृत होंगे और आपको जीवन में हर जगह पे स्मार्ट वर्क कराएंगे। और आज के डेट में टिकेगा वही जो स्मार्ट है। ठीक उसी जगह पे केतु की बात करें तो केतु हेडलेस प्लेनेट है। केतु से काम जो मर्जी करवा लो, केतु के पास खुद समझने की बुद्धि नहीं है। केतु देख नहीं सकता, केतु खतरे को स्मेल नहीं कर सकता, केतु खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, केतु आहट को सुन नहीं सकता। केतु सिर्फ कर सकता है, चल सकता है। तभी केतु को बोला जाता है बिना सोचे समझे काम करने वाला प्लेनेट। तभी केतु को किससे जोड़ के देखा गया? डिटैचमेंट से। जब केतु ऑपरेट होंगे इंसान डिटैच सा हो जाएगा, इंसान दुनिया से कटा कटा फिरेगा। जिनके लग्न में केतु होते हैं वो कभी भी आप नोट कर लीजिएगा कि वो ज्यादातर लोगों से घुलते मिलते नहीं है, उनको बड़ी परेशानी होती है लोगों के बीच में मिक्सअप होने से। केतु को कुत्ते से को जोड़ा गया, कुत्ता दरवेश है, आज यहां कल वहां। केतु भी तो टूरिंग के ही कारक है। तो जो प्राणी हमेशा एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता उसको केतु से जोड़ा गया। तो केतु जो है ये जीवन में जब ऑपरेट होगा ये सर्जरीज दे सकता है। ये जीवन में जब ऑपरेट होगा इंसान को टूरिंग देता है। कहते हैं केत छुड़ावे खेत, यानी कि अपनी जगह छुड़वाता है केतु। केतु जब भी ऑपरेट होगा इंसान कुछ ऐसे कामों में चला जाएगा जो जिनमें बुद्धि नहीं लगती है, बिना सोचे समझे किए जाने वाले काम ये सारे केतु करवाएगा। इसके आगे की बात करते हैं। कहते हैं कि अब राहु केतु की तो आपने बता दी, शनि की बता दी, बृहस्पति की बता दी। किसी का शुक्र भारी है, कहते हैं ना शुक्र भारी है, तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? तो शुक्र अगर भारी है, पहली बात तो यह है शुक्र देता क्या है जीवन में। जब शुक्र की ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो वो हमसे क्या करवाती है। शुक्र कारक है। लोग ना अनफॉर्चुनेटली शुक्र को सिर्फ स्त्रियों का कारक मान बैठे हैं, रिलेशन का कारक मान बैठे हैं, फिजिकल रिलेशंस का कारक मान बैठे हैं।
शुक्र का स्कोप बहुत बड़ा है, इतना छोटा स्कोप नहीं है। शुक्र आपके जीवन में रिलेशनशिप के कारक हैं। वो जीवन साथी के साथ भी रिलेशन हो सकते हैं, जनरल पब्लिक के साथ भी रिलेशन हो सकते हैं। जिसके शुक्र खराब हैं वो अपने रिलेशंस को लंबा नहीं चला पाता है। तो रिलेशन सबसे नजदीकी रिलेशन मियां बीवी का होता है ना, इसलिए सबसे पहले कुल्हाड़ी उस पर चलती है। लेकिन जिसकी मैरिड लाइफ में नहीं बनी उसके आप कभी भी नोट कर लीजिएगा, वो जीवन में हर रिलेशन के स्तर पे कहीं ना कहीं चूक जाता होगा, क्योंकि उसके शुक्र खराब है। शुक्र, आप शुक्राचार्य से शुक्र बने हैं। शुक्राचार्य को बोला जाता है एक आंख वाले ऋषि। अब एक आंख का मतलब क्या है? एक आंख का मतलब केवल ये नहीं कि वो एक आंख से इंपेयर्ड है, ये भी सिंबॉलिक है। एक आंख का मतलब है कि चीजों को बाइफोकल नहीं, मोनोफोकल देखना, यूनिफोकल देखना, यानी चीजों को केवल एक फोकस वाली दृष्टि से देखना। जिनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं ना, वो काम में फोकस अच्छा कर पाते हैं। वो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में जितनी भी बाइनरी चॉइसेस होती है ना, जहां पे हमने यस या नो कहना है, शुक्र जिनके बलवान होते हैं वो बड़ी जल्दी यस नो बोल देते हैं। लेकिन जिनके शुक्र कमजोर होते हैं वो डिलेमा में अटके रहते हैं। तो शुक्र अच्छे का मतलब है कि ये इंसान झट से हाँ कर सकता है, झट से मना भी कर सकता है, उसको चॉइसेस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। और एक और आयरनी है, जिनके भी कुंडली में शुक्र बहुत बलवान हो जाते हैं ना, एक आंख का नंबर बढ़ जाता है, दूसरी का कमजोर हो जाता है। आपने कभी भी देख लीजिए, जिनका एक आंख का दूसरी आंख से नंबर बहुत फर्क होता है ना, उनकी कुंडली में शुक्र बड़े बलवान हो चुके होते हैं। अब ऐसे में एक चंद्रमा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ। कहते हैं कि चंद्रमा मन को प्रभावित करता है जी, आपने भी ये बात कही। तो चंद्रमा किस तरीके से इंसान से अच्छे काम भी करवाता है और बुरे काम भी करवा सकता है? देखिए, किस तरीके से चंद्रमा जीवन में, चंद्रमा से कितना डरना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो संतोष जी, ये अगर पॉडकास्ट में योगेश शर्मा बैठा हुआ है तो वो यही कहेगा कि किसी भी ग्रह से नहीं डरना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट में डर वर्ड ही नहीं होना चाहिए। डरना क्यों? आप अपने परिवारजनों से कितना डरते हैं? प्यार करते हैं ना, प्लेनेट से प्यार करिए। चंद्रमा जो है ये इंसान को अच्छे या बुरे कर्म कैसे करवाएंगे? जब चंद्रमा लो होंगे। तो चंद्रमा को खुद के लिए डीकोड करना है ना, तो आपको 3 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। कैसे? आपको ल्यूनर कैलेंडर का ज्ञान होना चाहिए, हिंदू कैलेंडर जो होता है, यानी आज एकादशी तिथि है, द्वादशी है, चतुर्थी है, नवमी है, अष्टमी है, वो आपके पास कैलेंडर होना चाहिए। दूसरा, आपको ज्ञान होना चाहिए कि सारे दिन में आपके साथ जो घटित हुआ, क्या आप उसको कागज पे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं? तीसरा, आपको इंग्लिश डेट पता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी आज रेसिपी दे रहा हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। तो आप अपने लिए काम करिए, 3 महीने तक एक एक्सेल शीट बनाइए या कॉपी पे लिख के बनाइए। आज कौन सी डेट है, और उसके आगे आज हिंदू तिथि कौन सी है, और उसके आगे आज का दिन आपका कैसा रहा, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, आपका मन क्या किया, क्या कहां पे आपका मन कुछ ना करने के लिए किया। अपनी फीलिंग्स लिखिए और इसको 3 महीने यानी 90 दिन तक लिखिए। तो ये जो 90 दिन है ना, एक बार ये 90 दिन पूरे हो जाएं, आप अपने ज्योतिषी खुद बन जाओगे। क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा, फिर चतुर्थी पे आपका बिहेवियर ये होता है, पंचमी पे आपका बिहेवियर ये होता है, हर पूर्णिमा पे आपके साथ कुछ ना कुछ स्पेशल घटित होता है, हर अमावस पे आपका मन जो है कुछ फलानी चीजें नहीं करने के लिए करता है। कब आप ज्यादा भड़कते हो, कब आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट होते हो। ये 90 दिन का चार्ट आपको अपने जीवन पे पूरा कंट्रोल दे देगा। और अगर आप इसको सक्सेसफुली कर गए तो इसका एक और मायने है कि आपके शनि भी अच्छे हैं, जो कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आपसे काम भी करवा रहे हैं। नहीं तो इसमें 99% फेलियर होता है। 3-4 दिन बाद लोग कहते हैं छोड़ो, कोई फायदा नहीं। 90 दिन का ये एक्सरसाइज जो कर जाएगा, उसको अपने चंद्रमा की हेल्थ पता लग जाएगी, वो अपना ज्योतिषी तो खुद ही बन जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने में कि जैसे स्थान परिवर्तन के लिए ये ग्रह प्रेरित करता है, आपको अपने घर पे रहने नहीं देता है। जैसे चंद्रमा आपने कहा, अभी मैंने केतु के बारे में भी यही बोला। हाँ, केतु छुड़ावे खेत। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर एक चलन है, एक परंपरा है, सनातन एक परंपरा ही है। तो पंचमुखी हनुमान जी को लगा लेते हैं घर के सामने, तो ये माना जाता है कि वो स्थान परिवर्तन करने नहीं देंगे। ये क्या है? देखिए, वो तो हमने पंचमुखी हनुमान जी को अपनी सुविधा के अनुसार स्थान परिवर्तन से जोड़ दिया। उसके पीछे मर्म ये है कि जिस बिल्डिंग के अंदर का एनर्जी अंदर की खराब होगी, 4 दीवारी के अंदर की, जिसको हम वास्तु दोष बोल देते हैं,
उस वजह से क्या होता है कि या तो उस इंसान का मन उस घर में नहीं लगता है, या उस घर की ऊर्जा ऐसी होती है कि कर्म के थ्रू उस इंसान को रिपेल करती है, जाओ इस घर से दूर चले जाओ। फिर उसके जीवन में घटनाक्रम ऐसे होने शुरू हो जाते हैं कि वो जगह उससे छूट जाए। पंचमुखी हनुमान जी 4 दिशाएं और 5वां आकाश उनको डिनोट करते हैं जीवन में। तो पंचमुखी हनुमान जी जिस घर में अच्छे से स्थापित हो, रोज उनकी पूजा होती हो, वहां पे कहते हैं वास्तु दोष नहीं टिकता है। और जहां वास्तु दोष नहीं टिकेगा, इंसान उस घर से जुड़ा भी रहेगा और उसके जीवन में अनचाही जो ट्रांसफर्स हैं वो रुक जाएंगे। तो पंचमुखी हनुमान जी को कहाँ लगाना चाहिए, घर के दरवाजे पर या फिर नहीं, घर के दरवाजे अंदर? वो प्रहरी नहीं है, घर के पूजा स्थान पे रखिए ना। या अगर घर में नॉनवेज नहीं बनता है, किचन सात्विक है, तो घर के किचन में रखिए जहां पे अग्नि स्थान है, नहीं तो घर के पूजा स्थान पे रखिए। कभी भी देखिए, आपने ये बड़ी गहरी बात कर दिया। इसी बात की कंटिन्यूटी में मैं एक बात बताना चाहता हूं। बड़ा रिवाज है, लोग गणपति एक बाहर के और एक अंदर की तरफ लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं लगाना चाहिए। गणपति आपके द्वारपाल नहीं है। द्वार पे आपको देवताओं को स्थापित नहीं करना है, देवताओं का स्थान घर के मंदिर में है। अगर द्वार को शुभ बनाना है तो शुभ चिन्ह लगाइए। आप सनातन से बिलोंग करते हैं, स्वस्तिक लगाइए, ओम लगाइए। सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, एक ओंकार लगाइए। जैन धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपना शुभ चिन्ह लगाइए। लेकिन मुख्य द्वार पे देवताओं को स्थापित कृपया मत करिए। और अंदर बाहर गणपति, ये बड़ी प्योर मिथ है। गणपति के फेस पे समृद्धि, पीठ पे दरिद्रता, इस बात के मायने समझिए। आप फिजिकल मूर्ति के रूप में उस पीठ के पीछे दरिद्रता मत देखिए। गणपति के फेस पे ज्ञान है, और जहां ज्ञान नहीं है, ज्ञान की तरफ पीठ की हुई है, वहां पे दरिद्रता है। इस बात के मायने केवल ये थे। लेकिन हमने बहुत ही सतही लेवल पे आके अपने सुविधा अनुसार उस बात को हमने ट्वीक कर लिया। गणपति जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का केवल यही मतलब था। इसके आगे अगर हम लोग बात करना चाहें कि अब अभी जैसे रिजल्ट आए हैं सीबीएसई के, काफ़ी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वहाँ उन्हें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो? डेफिनेटली देखिए, अब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि किसी के मंगल छठे भाव में हो तो वो इंसान बिजनेस ही करेगा। किसी की कुंडली में बुध 10वें भाव से जुड़े हों तो वो इंसान जो है किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करे, डाटा साइंस में काम करे तो बहुत तरक्की करेगा। बीसीओ योग हैं हर कुंडली में। किसी भी इंसान के सेकंड हाउस के साथ चंद्रमा जुड़े हों, वो फूड बिजनेस में आ जाए या फूड से रिलेटेड काम में आ जाए, बढ़िया है। चंद्रमा 10वें भाव में हीलर बनाता है, चंद्रमा छठे भाव में हीलर बनाता है। तो ये कुंडलियां देख के पता चलता है कि इस बच्चे के लिए दरअसल आपका फैसला कौन सा होना चाहिए। इस बच्चे का एप्टीट्यूड कहां का है, ये बच्चा कौन से फील्ड में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकता है। क्या ये बच्चा स्टाफ मटेरियल है तो नौकरी की तरफ भेजिए। क्या ये बच्चा ऑनर मटेरियल है तो फिर उसको बिजनेसमैन बनाइए। फिर उसको मनी मेकिंग सिखाइए, पैसा संभालना कैसे है वो सिखाइए। बच्चा जो है, आप मछली को सड़क पे दौड़ने के लिए तो नहीं कह सकते। आप किसी घोड़े को मछली के साथ पानी में रेस लगाने के लिए नहीं कह सकते। हर एक का अपना अपना प्ले फील्ड है। और ये सनातन नहीं, ये जन्म कुंडली बताएगी। सनातन एक हमारा सोचने का तरीका है। जन्म कुंडली जो है आपकी लाइफ को डीकोड करेगी कि इस बच्चे को जीवन में फील्ड कौन सा लेके देना है। क्या ये बच्चा पेशेंस वाला है, क्या ये लंबे समय तक पढ़ के, जिसके लगन में चंद्रमा होता है, पढ़ाई पर लगाया पैसा 1000 गुना होके वसूल होता है, लेकिन वही चंद्रमा अष्टम में आ जाए, किसी और फील्ड में पढ़ेगा और किसी और फील्ड में सेटल होगा, कर ले जो मर्जी करना है। तो मेरे पास कई लोग आते हैं जो मैं कुंडलियां देख के कहता हूं भाई ये तो गलत फील्ड में है, लेकिन अब वो उसमें इतना आगे आ चुके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो कितना अच्छा हो कि जो बच्चा अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहा है वो अपनी कुंडली दिखाए, तो उससे बहुत बेहतरीन आइडिया हो जाता है। अब जब बात बच्चों की हो ही गई, कुंडली देख के ही उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो अब आगे की बात करते हैं। कुंडली में कई लोगों के योग में काल सर्प योग होता है। हाँ जी, ये कितना खतरनाक है काल सर्प योग की लोगों, और इस ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? ऐसे में बिल्कुल उस चीज को इग्नोर करके रद्दी के टुकड़े में फेंक देना चाहिए। क्योंकि आप पिछले कोई भी ओल्ड स्क्रिप्चर देख लीजिए, जितने भी एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, किसी में भी काल सर्प दोष का वर्णन ही नहीं है। आप हैरान हो जाओगे। 1985 में या 84 में एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन आती थी, जिसमें शायद मिस्टर बीवी रमन थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि जब भी सारे प्लेनेट राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो लाइफ का एक स्पेशल पैटर्न बनता है।
हम इसको एक कोड नेम काल सर्प दोष दे देते हैं। सारे एस्ट्रोलॉजर से अपील है कि इसके ऊपर अपना अपना रिसर्च करें और फिर एक बार इकट्ठे होकर इसको डिस्कस करें अपनी सुविधा अनुसार। उसमें से रिसर्च वर्क को काट दिया गया और काल सर्प दोष को पकड़ लिया गया और उसकी पूरी इंडस्ट्री बन गई। सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, प्लेटिनम पैकेज, पूजा करवाना है, लोगों को वहम में डालना है, डराना है। और जब आर्गुमेंट करो तो इस पे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी काल सर्प दोष था। जब इस पे आर्गुमेंट करो, और कई बड़े बड़े लोगों के काल सर्प दोष थे। तो उनके चार्ट में कहते हैं जी उनका फलाना काल सर्प दोष था, ढिमकाना काल सर्प दोष नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है। अगर 50-50 लेना है तो हर चार्ट में 50-50 होता है। अच्छा, हाँ, जब किसी समस्या का गलत कारण ढूंढ लेंगे ना, वो समस्या निकलेगी नहीं। किसी भी इंसान की लाइफ में कष्ट आ रहे हैं ना, तो रीजन ढूंढो कौन से कष्ट आ रहे हैं। क्या उसका थॉट प्रोसेस उसके लिए जिम्मेदार है? क्या उसके बचपन के ट्रेसेस उसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या जो अभी रनिंग दशा गोचर है वो सच में उसको बहुत ज्यादा सफोकेट कर रहे हैं? उसको हल करना चाहिए, ना कि किसी एक फिक्टिशियस दोष को पकड़ के उसकी पूजा किसी से करवा दो और असली समस्या वहीं बनी रहे। तो फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या फायदा रहा? अब आगे बढ़ते हैं। क्या कुंडली से देख के किसी की मौत का भी समय पता चल सकता है? जी देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे कि मृत्यु का समय बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। इंसान के जीवन में जो मारक समय है, एक फेज है कि ये मारक समय है, लेकिन वो भी जो आयु पूरी करने के बाद मार के आता है उसकी बात कर रहा हूं। हमारे एनिशियन टेक्स्ट में अकाल मृत्यु के कई सूचक दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं जिसके बाद लगता है कि एक फेज है कुछ चंद महीनों या साल का, जिसके अंदर इंसान के आयु को खतरा है। इस तारीख को इतने बजे डेथ होगी, ये केवल फिल्मों में होता है। ये एस्ट्रोलॉजी में इसका साथ वाला कोई टूल नहीं। ये एकमात्र ऐसा सत्य है जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और अगर कोई कहता है कि मैं किसी की मृत्यु का समय बता सकता हूं, तो वो गलत कह रहा है। आपने इतने लोगों की कुंडली देखी होगी, ऐसी कोई कुंडली आपने देखी जिसमें कि समय बदलने से सब कुछ बदल गया? एक नहीं, अनेक देखी, अनेक। बल्कि मैं कहूं कि रूटीन में ऐसे कैसे सामने आते हैं, और पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। कई ऐसे शहंशाह लोग देखें जिन्होंने एक बार अपने जीवन में राजपाट देखा और उसके बाद आज की डेट में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे भी लोग देखे जो जीवन में गिव अप कर चुके थे, अपने जीवन को खत्म करने तक की सोच चुके थे, और आज की डेट में हजारों सैलरियां दे रहे हैं, हजारों घरों के चूल्हे उनकी वजह से चल रहे हैं। कई ऐसे लोग देखे जो अपने जीवन में 50-50 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने राइज किया। कई ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपने जीवन का पीक ही 18 वर्ष की आयु तक देख लिया। तो ये कुदरत ने हर एक का एक पैटर्न बना के भेजा, लेकिन एक कॉमन पैटर्न है जिसको अगर समझ लो तो किसी भी एज ग्रुप में आप जीवन में कम बैक कर सकते हो। वो है आपकी फ्री विल। फ्री विल का पार्ट जो है ये एस्ट्रोलॉजी में 60% से ज्यादा है। ग्रह जो है 40-45% तक बताते हैं ये प्रारब्ध है। बाकी फ्री विल ईश्वर ने जो दी हुई है ना, जो भगवत गीता भी कहती है, उसको अप्लाई कर लो। एक बार प्लैनेट्स के स्टाइल से चल लो, एक बार फिर कह रहा हूं शनि के स्टाइल से, रूल बुक स्टाइल से चल लो। जीवन रिकवर करेगा ही करेगा। वो लोग, वो साधन मिलेंगे जो जीवन में आपको तरक्की करवाएंगे। अब तक तो हम लोगों ने बात की इंसानों के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की कि क्या ग्रह किस तरीके से आपको आपका भविष्य तय करता है और कर्म किस तरीके से आपको वो बदलने की दिशा में आगे मददगार साबित होता है। अब क्या हम लोग, जब कुंडली की बात होती है तो ये कुंडली राष्ट्रों की भी कुंडली बनती है, देशों की भी कुंडली? बिल्कुल, राष्ट्रों की कुंडली बनती है। इसको म्यूंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैदनीय ज्योतिष बोला जाता है, जिसमें जो देश जब उसकी इंसेप्शन हुई, यानी जैसे अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ, तो उस समय की कुंडली बनेगी अमेरिका की। भारत 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे आजाद हुआ, तो भारत की कुंडली जो है वृष लगन की बनती है। तो इस तरह से हर देश की कुंडली बनती है। तो जब वो कुंडली बनती है, उसमें अगर हम भारत की चर्चा करें तो भारत की कुंडली अभी कैसी है? अभी की बात करें, देखिए भारत की वृष लगन की कुंडली है, टॉरस लगन की, और लगन में राहु हैं। तो मैं फ्रैंकली बताऊं तो अगर तब एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ली होती, जो कि ऑफ कोर्स नहीं ली गई, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस कुंडली के लिए हां तो नहीं कहता। फिर भी जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। भारत की कुंडली में लगन में राहु होना अपने आप में कहीं ना कहीं चैलेंज है, तो अपने आप में बहुत बड़ा गुण भी है। लेकिन आपने बात की आज की डेट में, तो आज की डेट में क्या है कि केतु सिंह राशि से, राहु कुंभ राशि से चल रहे हैं। अगला 1.5 साल यही पोजीशन रखेंगे।
और ये जो अगला 1.5 साल है ना, ये भारत के लिए है चैलेंजिंग। ये भारत के लिए कई चैलेंजेस से निकलने का समय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भारत इन चैलेंजेस से निकल जाएगा, भारत बहुत ही मैच्योर्ड राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने आएगा। और भारत में ये जो कन्फ्लिक्ट्स या चैलेंजेस है ना, ये बाहर से तो जितने होंगे होंगे, अंदर से बहुत ज्यादा होंगे। भारत में अभी क्या है, केतु सिंह राशि, सिंह राशि भारत की कुंडली में सुख के स्थान में, चौथे भाव में। तो वहां पे जो केतु हैं, मंगल के साथ गोचर करेंगे 7 जून से लेके करीबन 28 जुलाई, 51 डेज का ये समय रहेगा। और ये जब जब मंगल केतु भारत की कुंडली में सिंह राशि में आए हैं ना, तब तब इन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं के बीज बने हैं, जिन घटनाओं ने बाद में पौधा या पेड़ बन के देश की राजनीति को या देश के कह लीजिए वेलबींग को प्रभावित किया है। फॉर एग्जाम्पल, हर 18 साल बाद सिंह राशि में केतु आते हैं, लेकिन पिछली बार जब केतु सिंह राशि में आए थे, केतु को मंगल ज्वाइन नहीं कर पाए थे 2007-8 में शायद। लेकिन उससे 18 साल पहले जब 1989 में आए थे मंगल और केतु दोनों सिंह राशि में, तब जो घटनाक्रम बैठे थे ना, सितंबर अगस्त में आए थे शायद 1989 में, उन दिनों के जो घटनाक्रम, कुछ घटनाक्रम तब डायरेक्ट हुए थे और कुछ घटनाक्रम बीज के रूप में हुए थे, जो कुछ महीनों बाद सामने आए थे। सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको दराज से निकाल के लागू कर दिया था। और फिर जो दिसंबर जनवरी में उत्पात मचा था, इतिहास उसका गवाह है। और खाली यही नहीं, तब एक पर्टिकुलर कह लीजिए कि कम्युनिटी को, केस को कोई तुष्टिकरण के लिए या कैसे भी, तब तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था कि बाबरी मस्जिद में रामलला की पूजा की अनुमति दे दी थी या दिलवा दी थी। और उस घटनाक्रम का आज के घटनाक्रम से कनेक्शन सीधा सीधा बैठता है। वो घटनाक्रम ना हुआ होता तो आज रामलला वहां विद्यमान ना होते, अभी तक कोई ना कोई केस चल रहा होता। ये सारे बीज वहां पे बैठे हुए हैं। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, बर्लिन की वॉल का टूटना, ये उस समय में हुआ। चाइना में थाइनामिन स्क्वायर का कांड, जिसमें 3,3500 स्टूडेंट मार दिए गए थे, ये तब हुआ। कमाल का समय था वो, कमाल का समय था। मतलब वैसा ही समय अभी चल रहा है, वैसा समय अभी आ रहा है। अब इन 51 दिनों में, ये है 7 जून से लेके 28 जुलाई या 29 जुलाई के बीच में। और ये जो 50-51 दिन का समय रहेगा ना, इसमें भारत को इंटरनली बड़े चैलेंजेस आएंगे। इसमें कोई ऐसे नैरेटिव बन सकते हैं जो जनरल पब्लिक को कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल कर दें। यहां पे रूलिंग साइड की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो जनमानस को बड़े गहरे से प्रभावित करें। और या फिर कुछ घटनाक्रम ऐसे शुरू होंगे जो अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन इनके बीज इन्हीं 51 दिनों में होंगे। आने वाले महीनों में वो घटनाएं होंगी जो भारत में एक ना एक तरह की चुनौती लेके आएंगी, और उन चुनौतियों से पार पाके ही हमें ग्रेट नेशन बनेंगे। तो इन 51 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें केवल अपनी बुद्धि से काम लेना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। हालांकि इसमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि अर्थक्वेक या कोई बहुत बड़ी बाढ़ का आना, ऐसी चीजें भी दिख रही हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में वो है कि किसी फॉल्स नैरेटिव में नहीं आना है, भड़कना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि 4th हाउस इमोशंस का भाव है। तो यहां पे जो दिक्कतें होंगी इमोशंस की वजह से होंगी। इमोशंस 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 एवरीवेयर। तो भारत की कुंडली में क्या ऐसा लिखा है कि उसका ज्योग्राफी भी चेंज हो सकता है? 4th हाउस इंटरनेशनल बॉर्डर्स का भी है। तो 4th हाउस में जब ये आ रहा है, और फिर सिंह राशि में ही 6 सितंबर को ग्रहण भी लगेगा, फिर से मार्च महीने में 2026 के में सिंह राशि में ही ग्रहण लगेगा। जिस राशि में ग्रहण लगता है देश की कुंडली में, वो राशि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अभी भारत की कुंडली में सिंह राशि है 4th हाउस में, अभी क्या सदा के लिए। तो ये जो चीज है ये थ्रू आउट जब तक ये केतु सिंह राशि में है, यानी दिसंबर 2026 तक, ये एक तो प्रभावित करेंगे भारत की इंटरनल हैप्पीनेस को, और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई इवेंट हैपनिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से पब्लिक का ध्यान उधर भी लगा रहेगा।
अब ये किस एक्सट्रीम पे जाती है ये आने वाला समय बताएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है, मेरा पूछने का मकसद ये था, अभी भारत के आसपास बहुत अधिक उथल पुथल चल रहा है, बांग्लादेश में भी उथल पुथल है, जी, पाकिस्तान में भी बिल्कुल। उथल पुथल है, इसका फायदा भारत की कुंडली में दिखता है? जी देखिए, अगर मैं आपकी भाषा से, आपके क्वेश्चन से एक ही चीज डिकोड कर पा रहा हूं कि क्या भारत पीओके ऑक्युपाई करेगा, शायद आपके पूछने की मंशा ये है, या फिर आपकी पूछने की मंशा है कि कोई बॉर्डर्स पे और कोई एक्सपेंशन होगी इंडिया की, तो उसका जवाब मेरी तरफ से ना ही है। क्यों? क्योंकि ये जो समय है केवल उत्पात का समय है, और उत्पात से चीजों को सेटल करने का समय है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो पहले हमने नहीं देखे हुए थे, और वो किसी भी चीज में एकदम से एक चीजों को हाइटन करके ऊंचाई दे के उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, चाहे वो चाइना बांग्लादेश की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, कुछ ना कुछ प्रोमिनेंस, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो इस समय में दिख ही रही है। अच्छा, हमने अब देश की बात कर ली, अब इसके आगे बात करते हैं देश को चलाने के लिए जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का, इनकी कुंडली क्या कहती है? जी, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत ही बढ़िया कुंडली है, उसी वजह से वो इतनी एबल लीडरशिप देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज हमें ये देखनी होगी, और ये खाली मोदी जी की कुंडली में नहीं, किसी भी देश का जो लीडर होता है ना, और किसी भी देश की जो दशा चल रही होती है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैसे? जैसे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो अमेरिका की कुंडली में राहु की दशा चल रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप के भी राहु बहुत स्ट्रांग हैं, और जिन दिनों में डोनाल्ड ट्रंप रूल कर रहे हैं उनके राहु भी उनकी कुंडली के बड़े डिसाइडिंग हाउसेस में बैठे हुए हैं। यानी जो उस समय का राजा है, उसके ग्रह और देश के प्लेनेट आपस में मैच कर रहे होते हैं। तो जब मोदी जी का चंद्रमा की दशा आई तो भारत की भी चंद्रमा की दशा थी, तभी मोदी जी चीफ मिनिस्टरशिप से प्राइम मिनिस्टरशिप में आए। अब सितंबर माह से भारत की मंगल की दशा चल रही है, और मोदी जी की भी ऑलरेडी मंगल की दशा ही शुरू हो चुकी है, और मंगल जो है ये अग्रेशन के कारक हैं। तभी आपने देखा इस बार का जो रिएक्शन था वो अग्रेसिव था, और आने वाले समय में भी मोदी जी जो भी डिसीजंस लेंगे देश हित में ही लेंगे, और ये डिसीजन सारे के सारे बड़े अग्रेसिव होंगे। इससे पहले आप नोट करिए, इनके जितने भी डिसीजन थे उनमें अग्रेशन कम और इमोशन ज्यादा थे, क्योंकि चंद्रमा थे। लेकिन अब मंगल है, ये इनके अग्रेसिव या कह लीजिए कि डिसाइडिंग जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ऊपर लेके आएंगे। योगेश जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपने भविष्यवाणी और अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कि मोदी का एक दूसरा रूप देश देखेगा जो बहुत एग्रेसिव होगा, जो अग्रेसिव और डिसाइडिंग होगा, जिसमें किसी भी चीज को पेंडिंग रखना शामिल नहीं होगा, चीजों को वंस फॉर ऑल डिसाइड करना, जो मंगल की कार्य प्रणाली है, एक्शन ले लिया जाए। और मैं तो समझता हूं कि भारतवर्ष के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि हमें उनकी तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फैसले देखने को मिल सकते हैं जो माइलस्टोन साबित होंगे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक नया रूप देखने को मिलेगा, अब तक जो रूप देखने को मिला है उससे तो जनता संतुष्ट तो दिखाई पड़ रही थी, उससे कहीं विराट अब जो रूप देखने को मिलेगा वो बहुत ही विराट होगा जी। इसके क्या मायने हैं? क्या जब ये विराट रूप होगा और जब इसके मायने हम सारे अपने श्रोताओं के, अपने दर्शकों के विवेक पे छोड़ देते हैं। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ तो सभी को अपना अपना बुद्धि चलाने दीजिए। ग्रहों के खेल में हर कोई कहते हैं ना कि मानो तो भी नहीं मानो तो भी आपको फंसना तो पड़ेगा, और जिसने अच्छे से ग्रह को समझ लिया उसके लिए बल्ले बल्ले, और जिसने उस ग्रहों को ना समझा उनके तो दिन दिन आने हैं। तो ऐसे में अब इस देश में कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जी जी जी। कई नेता ये अब अभी जा रहे हैं पंडितों के पास कुंडली लेकर, मेरे ग्रह कैसे हैं, मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। ऐसे में योगेश जी ये बताइए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हाँ। पहले तो हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां ग्रह क्या कह रहा है? जी, बिहार के चुनाव में इस बार का जो पैटर्न है, ये बड़ा प्रिडिक्टेबल सा पैटर्न सामने आ रहा है,
क्योंकि जब बिहार में इलेक्शंस हो रहे होंगे तब शनि जो हैं ये मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में होंगे। एनडीए की बढ़त या एनडीए को एक डिसाइडिंग बढ़त मिलना तय माना जा रहा है और इसमें एनडीए ही इस बार दोबारा सरकार बनाएगी। और अब इसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं, अभी तक मैंने जितने चार्ट देखे नीतीश कुमार जी के दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनने के योग बहुत ही अच्छे हैं। तेजस्वी तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, चलिए तेजस्वी बढ़िया है, यादव कोशिश कर रहे हैं, यंग उम्मीद हैं। पे दुनिया कायम है, मेरी शुभकामनाएं उनके भी साथ हैं। तो ऐसे में अब उन लोगों को क्या करना चाहिए कि ग्रह उनके दिशा में भी बढ़ सकते अपनी हैं? अपनी कुंडलियां चेक करवानी होंगी और क्या है, क्योंकि जिसका राजयोग होगा वही तो फलीभूत होगा। हमारे पास जितना उपलब्ध डाटा है उसमें एनडीए के पास तो बड़ी क्लियर कट बढ़त आ रही है और जो नीतीश कुमार जी हैं उनको एक डिसाइडिंग रूप से चीफ मिनिस्टर के रूप में दोबारा शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बिहार चुनाव बिल्कुल। को लेकर कि नीतीश कुमार ही बिल्कुल। अगले मुख्यमंत्री होंगे, समय लेकिन के पास कई ऐसे जवाब है लोग भी लाइन में खड़े हैं जो इस इंतजार में हैं कि नीतीश जी जाएंगे। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, मुझे अगर उनके चार्ट मिल जाएं तो मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा कि वो या नीतीश जी, लेकिन अभी तक मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से नीतीश जी ही हैं। फिर इन लोगों का भविष्य का क्या होगा? चिराग का क्या होगा? जी अभी क्या यंग है चिराग वो, हनुमान बन के ही वहां भी रहेंगे या अभी यंग है चिराग जी। और फॉर अ चेंज मेरे पास चिराग पासवान जी का डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है। अगर हमारे दर्शकों में से किसी के पास है तो कमेंट्स में शेयर करें, तो एक बार उनका भी एनालाइज करके तो मैं एक अलग से वीडियो डाल के बता दूंगा उनको। कहते हैं चिराग पासवान ने अपने आप को बोला है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हनुमान की तरह से हैं। बढ़िया है। देखिए राजनीति है, मैं राजनीतिक नैरेटिव्स में नहीं जाऊंगा। मेरा काम है कुंडली देखना, मेरा काम है उस समय की आहट को पहचानना, और समय की आहट अभी 100% एनडीए के पक्ष में है और उसमें भी नीतीश जी ही दोबारा शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। तो आपके कहने का ये भी भाव निकल के आ रहा है कि वो नीतीश जी के लिए भी हनुमान बन के रहेंगे? हाँ, ऐसा भी कह लीजिए, कहने में क्या हर्ज है। अब देखना होगा जब बिहार के चुनाव के नतीजे आते हैं तो योगेश जी की बातें कितनी सही साबित होती है। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसको कि इन्होंने कुंडली के आधार पे सब कुछ प्रेडिक्ट किया है और जो उपलब्ध कुंडलियां हैं उनके आधार पर इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। योगेश जी की बातें उम्मीद करते हैं, देखिए सब कुछ मानने के ऊपर निर्भर करता है। आप माने तो देवता, नहीं माने तो पत्थर। तो उसी तरीके से है, अब आपके ऊपर है सब कुछ। योगेश जी आपका धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि जो माध्यम आपने दिया है, इस माध्यम से मैं लोगों के वहम भी दूर कर सकूं और उनका डर भी दूर कर सकूं। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है, आपके मन में अगर कोई सवाल है, तो इसी पॉडकास्ट, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में अपने सवाल को लिख दीजिए। अगले पॉडकास्ट में मैं आपके सवाल को लेके आपसे दोबारा से जुड़ूंगा। धन्यवाद। अब एक और बात, जो भी दर्शक हमारे या व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप कुछ योगेश जी से सवाल करना चाहते हैं तो योगेश जी उन सवालों का जवाब अगले पॉडकास्ट में हमारे साथ ज़रूर देंगे। और लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट पे जाकर उन सवालों को लिखें और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना ना भूलें। जी भारत।